मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 20 मार्च है तो दैनिक जागरण और जनसत्ता के हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह सीरीज आप लोगों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस जो हिंदी स्टेट पीसीएस होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा और उसके सभी न्यूज़ एनालिसिस को हम लोग करेंगे। यह हमारा 232वां एपिसोड है जिस पर हम लगातार आप लोगों के लिए हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस को कवर कर रहे हैं। आप इस सारे वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उससे संबंधित नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट नोट्स को प्राप्त करने के लिए मात्र 599 पेड करना हो, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक होती है, जिसमें आप आंसर राइटिंग के साथ साथ आप उसका डिस्कशन की पॉइंट भी प्राप्त कर सकते हैं, जो नोट्स आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले आज का टॉपिक क्या रहेगा जिस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं। तो आज के टुडेज डिस्कशन टॉपिक में हम लोग सीए पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक। इस पर अपील दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, खारिज कर दिया है फिलहाल कुछ दिनों के लिए। तो सीए के संदर्भ में कुछ घटनाक्रम को देखेंगे। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो डाटा एनालिसिस आया है। तो यह किस प्रकार से आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंट हो सकता है उसे हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ अगर कभी भी प्रदूषण की बात होगी तो सबसे पहले वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात होगी। भारत के संदर्भ में वायु प्रदूषण के नियंत्रण भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलों की चर्चा होगी। साथ ही साथ क्या क्या है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इस पर चर्चा होगी। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली, द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी इन वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, जो सफ़र प्रोग्राम है वो क्या है, इस सभी मुद्दों की चर्चा होगी। तो जब भी प्रदूषण की बात हो तो आप ध्यान रखिएगा, इन सारे टॉपिक को आपको कवर करना होगा। जो आपको यूपीएससी की बात करें तो जीएस पेपर 2 में आपको यह आएगा, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 में भी आपको आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके साथ हम बीपीएससी जैसे स्टेट पीसीएस की बात करें तो ये जीएस पेपर 1 के आपको राष्ट्रीय मुद्दे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जीएस पेपर जो 2 होता है जिसमें हम साइंस एंड टेक टॉपिक देखते हैं, उसमें आपको टैग करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जल्द आप इसे उस तरीके से कवर कर सकते हैं। अदर स्टेट पीसीएस वाले अपने अपने स्टेट पीसीएस के प्रदूषण शब्द को ध्यान में रखकर अपने टॉपिक को कवर करेंगे। अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे माइक्रो प्लास्टिक मैदानी इलाकों के लिए खतरा क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का संवाद किए है शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात। हाल ही में आयरिश महिला आई थी, आप लोग को याद है आयरिश महिला का चर्चा था, रोबोटिक का चर्चा था। तो वो महिला क्या कर सकती है, किस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में बदलाव ला सकती है, इस पर ही एक लेख आया है, तो उसे हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जो साइंस का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का। तो कोई भी समस्या हो दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस ई बुक प्राप्त करने में। साथ ही साथ हम 70 बीपीएससी कुछ टेस्ट प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो 37 वीक का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी, साइंस, प्रीवियस ईयर फुल टेस्ट, करंट अफेयर्स और मिसलिनियस टेस्ट आप लोगों को शामिल किए। कुल मिलाकर आपको 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे इस सीरीज़ में, जो आपको 70 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक 71 बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, अगला उनका बीपीएससी देना है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इसका फी आपको रखा गया मात्र 699 रुपये। तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बीपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। यूपीएससी अगर मेंटरशिप प्रोग्राम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं, कुछ की पॉइंट्स आपको दिया जाता है, लिंक दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, लिंक दिया जाता है, जो आप डायरेक्ट इसको लिंक को क्लिक कीजिएगा तो हमारे दिए गए संबंधित पैकेज पर आप पहुँच सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो आप इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा और अवसर का उपाय कीजिएगा। चलिए आगे बात करें तो आप अगर टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस बार कोड को स्कैन कीजिएगा, अपने गूगल प्ले स्टोर से स्कैन करिएगा तो आप डायरेक्ट जुड़ जाइएगा। वहाँ पे एक ब्लू टिक आएगा, उसे क्लिक करके, या तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर युक्तियाइस टाइप कीजिए और हमें वहाँ पाइएगा, या तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.yuktiyais.in पर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।
चलिए न्यूज़ पर आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है इसे सबसे पहले देखिएगा। देखिए सीए जो बिल जो हाल ही में जिसे लागू किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसे हम लोग बोलते हैं, जो 2009 एक कानून के तौर पर पास किया गया था, उसे लाया गया था। तो यह लगातार याचिका इस पर दायर की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कि इसे क्या किया जाए, अंतरिम रोक लगा दी जाए। तो ऐसी बातें हमेशा उठती है किसी भी बिल के खिलाफ में कि इस पर रोक लगा देनी चाहिए, कि जो भी लगता है विपक्ष को, विपक्ष विचारधारा वाला को, तो वो ऐसा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसका अधिकार है। पर उसकी जांच, सत्यता की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, माननीय न्यायालय करेगा। तो सीए में क्या कहा गया था, आप लोगों पर मैंने पहले भी चर्चा किया था। जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, जिसमें एक बांग्लादेश है, एक पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान है, इन तीनों देशों से आने वाले अल्पसंख्यक, उस देश के अल्पसंख्यक, जो इस देश की बात हो रही 3 देशों की, भारत में इनके अल्पसंख्यक आएंगे। और मैंने बताया था उस दिन अल्पसंख्यक क्यों राय उनको दिया गया परमिशन, बहुसंख्यक को, मुस्लिम समुदाय को क्यों नहीं दिया गया, उस तथ्य को मैंने पिछले क्लास में बताया है। उस संदर्भ में देखिए, उन अल्पसंख्यकों को यहाँ पर आने दिया जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, 11 मार्च को अधिसूचना जारी कर इसे देश भर में लागू किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तो इनका 2 नाम याद रखना आप लोग, किनके द्वारा यह याचिका दायर की गई है। तो डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और आपको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के द्वारा यह दाखिल किया गया। कुल मिलाकर बात की जाएगी तो सीए के बारे में मैंने सभी तथ्यों को आपको बताया था। इसके पक्ष और विपक्ष को, हो सकता है तो मैं इसका वीडियो लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे फिर से देख लीजिएगा। मैंने उस दिन बताया था कि सीए क्यों देश में लागू होना चाहिए, क्यों देश में लागू होना चाहिए। फिर मैंने बताया था कि इन्हीं अल्पसंख्यकों को क्यों देश में लाना चाहिए, मुस्लिम बहुसंख्यकों को क्यों नहीं लाना चाहिए। साथ ही साथ नागरिकता में जो बात की जा रही है, नागरिकता के संदर्भ में, कि नागरिकता के संदर्भ में किनको देश में आने की अनुमति है, तो सभी वर्गों के लोगों को आने की अनुमति है। तो वो वीज़ा किस उद्देश्य से आ सकते हैं? काम के उद्देश्य से आ सकते हैं, अपने स्वास्थ्य संबंधी विकारों को समाप्त करने के लिए आ सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आ सकते हैं, आप घूमने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रहते हैं तो नागरिकता आपको दिया जाता है। उसके लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1951 जो काम करा, नागरिकता अधिनियम 1951 जो काम कर रहा, उसी में बार बार संशोधन करके 2019 तक वो संशोधन आया। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमारे कुछ पैमाने बनाए गए, उस पैमाने पर आप फुलफिल करेंगे पैरामीटर, तो आपको देश की नागरिकता दी जाएगी। बहुत से लोगों को दी गई, जिसमें अदनान सामी का नाम आता है। वो पाकिस्तान के नागरिक थे और मुस्लिम थे, तो आके भारत में रह रहे हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त की है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको क्यों नहीं दिया जा सकता है बहुसंख्यक को। बस मैंने आप लोगों को बताया था कि इस आधार पर सीए को लाया गया, जो बहुसंख्यक देश में, किसी बहुसंख्यक देश में अल्पसंख्यकों का स्थान क्या है। और विश्व में भारत, हिंदू और इस प्रकार के जो लोग जो यहाँ पर जिसके वर्णन किया गया है, उसका इकलौता देश माना जा रहा है जहाँ पर इसका आश्रय देता है। क्योंकि यहीं से लोग बाहर निकले, क्योंकि पाकिस्तान पहले इंडिया का पार्ट था, अफगानिस्तान इंडिया का पार्ट था, बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था। समय कालांतर में वो क्या हुआ, वर्गीकृत हुआ, अलग हुआ। इस संदर्भ में चीज़ों को देखना। चलिए आगे हम बात करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यह टॉपिक अच्छे से कवर करनी है। इससे प्रश्न पीटी में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको इसके संदर्भ में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले खबरों पर देखेंगे और कुछ बातों को आगे बात करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी सूचीबद्ध किया गया है 2023 के, यहाँ पीएम का जो 2.5 का औसत वार्षिक औसत कितना था, 102.2 था। अब जो माइक्रो घन मीटर की बात करते हैं, प्रति घन में कितना माइक्रोग्राम उपस्थिति रिकॉर्ड दर्ज की गई, तो 102 पॉइंट याद रखिएगा, 102.1 माइक्रो, आपको माइक्रोग्राम, एमजी जिसे माइक्रोग्राम कहा जाता है। 2022 में यह कितना था, यहाँ पर 92 था। तो यह आंकड़ा देखिए लगातार इंक्रीज कर रहा है, कि लगातार बढ़ रहा है। तो इस इजाफे से दिल्ली में 10% का प्रदूषण इजाफा हुआ है। वहीं भारत 2023 के वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे प्रदूषित देश था। यह भी आपको ध्यान रखना, अगर हम वैश्विक तौर पर बात करें तो तीसरा सबसे प्रदूषित देश था। स्विट्जरलैंड के संगठन AQI द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया, तो याद रखना आपको, यहाँ पर इसका की पॉइंट याद रखना है। स्विट्जरलैंड की संस्था एक है IQ, जो IQ एयर इंडेक्स करती है,
आईक्यू ध्यान रखिएगा, उसके द्वारा एयर के द्वारा यह जारी किया गया है रिपोर्ट, यह आंकड़े जारी किए गए। तो स्विट्जरलैंड की संस्था, जिसमें रिपोर्ट में बेगूसराय को वैश्विक स्तर पर 2023 के सर्वाधिक महानगरीय प्रदूषित क्षेत्र में चिन्हित किया गया। बिहार का बेगूसराय है, उसमें आपको ध्यान रखें, इसको विश्व का महानगरीय प्रदूषित शहरों में भी चिन्हित किया गया। इस खबर को अच्छे से रखिएगा। भारत लगातार क्या कर रहा है, गुणवत्ता समस्या देखने को मिली, जिसमें से 100 प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो 83 शहर भारत की है। तो यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। भारत के किए जा रहे कार्यों को कागजी साबित करने पर तुला हुआ है। सरकारें बात करती हैं, सरकारें, हम केंद्र सरकार की बात करें या राज्य की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करते हैं, नीतिगत, प्रशासनिक और तथ्यगत हम जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, उस पर काम करते हैं। पर जब कोई रिपोर्ट आता है, मान लीजिए इसमें 1% की भी सच्चाई, किसी प्रकार का पायरेसी नहीं अपनाया, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं अपनाया गया है, इसकी 1% की भी सत्यता है, तो यह चिंता का विषय सरकारों के पास है कि आप अपने आने वाले जनरेशन को किस प्रकार की वातावरण देना चाहते हैं। हम सतत विकास की बात करते हैं, स्वच्छ वायु की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, हम एआई की बात करते हैं, जहाँ पर हम जीवन के लिए ही लड़ रहे हैं, जीवन के लिए ही लड़ रहे हैं। अब मैंने कभी किसी वीडियो में बताया था कि विश्व के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है, जलवायु परिवर्तन, है ना। मैंने कभी बता रखा आप लोग को, जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है। तो इस चीज़ को समझिएगा, युद्ध नहीं है, क्षेत्र नहीं है किसी का, इस विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जलवायु परिवर्तन। अभी आप ही देख सकते हैं, अभी गर्मी चल रही है और आज बारिश हो रहा है, कल बारिश होता है, विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। तो ये कहीं जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। इससे क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम पृथ्वी का बिगड़ेगा और इससे समस्याएं, हमें उन वायरसों से घिरना पड़ेगा जो हम उसके लिए सक्षम भी नहीं। जैसे हाल ही में कोरोना वायरस आया, आप इससे समझ सकते हैं। चलिए कुछ बातें यहाँ भी देखेंगे। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित 5 देश की बात करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और बुर्किना फासो आपको 5 सबसे, ध्यान रखिएगा, 5 सर्वाधिक आपको प्रदूषित शहर है, देश है, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर है, पहला स्थान पर बांग्लादेश और पाकिस्तान। अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप बहुत प्रदूषित देश है, एरिया है, सॉरी देश नहीं, उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें हम लोग शामिल करते हैं। तो 3 जो प्रमुख राष्ट्र हैं वो प्रदूषित है, टॉप 3 में आते हैं। इसका कारण 2-3 कारण हो सकता है। एक तो विकास, एक मानक है जिसके आधार पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि धूल कण वायु में फैल रहा है, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण कि हम जो हम वायु के लिए नीतिगत निर्णय लेना, उसमें हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, यह 2 कारण हो सकता है। लोगों का रहन सहन बदला हुआ है, जिसके कारण हम क्या करें, लग्जरी लाइफ के कारण गाड़ियों में अधिक संख्या बढ़ गई, रोडों पर लोग अब बाइक्स, 4 व्हीलर, लग्जरी बाइक और ये सब चीज़ें लेके चल रहे हैं। आय से अधिक हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना छोड़ दिए। तो यह भी एक कारण माना जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक प्रदूषित 5 राजधानियाँ कौन कौन है, जिसमें दिल्ली पहली आती है। ध्यान रखिएगा, देश के तौर पर भारत तीसरा स्थान है, पर राजधानी के तौर पर दिल्ली सबसे पहला स्थान है। उसके बाद ढाका, उसके बाद बुर्किना फासो का जो राजधानी है उगांडू, ध्यान रखिएगा, उगांडोगु, वो आपको तीसरा सबसे है। उसके बाद ताजिकिस्तान की राजधानी दूसानबे और इराक की राजधानी बगदाद। तो ये 5 आपको राजधानी याद रखनी है, 5 शहर, देश याद रखनी है कि कौन आपको टॉप 5 में आता है। यहाँ से आपको पीटी फैक्ट प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए आगे हम बात करें इसी में, तो कुछ चीज़ें, जैसे ही वायु प्रदूषण की बात आएगी, स्वच्छता की बात आएगी, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक भारत की चर्चा होगी, क्योंकि भारत में जो बातें चल रही है, किस किस प्रकार के मानक प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसकी हम बात करते हैं, दैनिक वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिए एक सूचकांक है, अर्थात दैनिक कितना इसमें बदलाव हो रहे हैं, प्रदूषण कितना आ रहा है, इसका जांच करता है। जांच के पैमाने देखिए, 0 से 50 से लेकर 500 आपको इंडेक्स, नॉमिनल वैल्यू बनाया गया है, जिसमें आपको विभिन्न चरण पर आपको बनाए गए हैं किस स्तर पर। 0 से 50 होगा तो गुड कहलाएगा, 51 से 100 होगा तो मॉडरेट होगा, 101 से 150 के आसपास होगा, फिर 151 से 200, 201 से 300 और 301 से लेकर हजार्डियस होगा, जिस स्थिति में हम जीने और मरने की स्थिति में आ जाएंगे। 301 से 500 की बात हो जाएगी। यह इंडेक्स बनाया गया, इसके लिए मीनिंग बताया गया है, जिसे मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले इस तथ्य पर देख लेते हैं।
अब ध्यान रखिए उन स्वास्थ्यों की बात होती है जहां पर केंद्रित यह है, कोई भी व्यक्ति प्रदूषित वायु में सांस लेने कुछ घंटों तक दिनों तक भीतर अनुभव कर सकता है, उसी में वायु गुणवत्ता के संदर्भ में चर्चा होती है। अब AQI गणना 8 प्रमुख वायु प्रदूषण, यह जानते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। प्रीवियस क्वेश्चन में बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप इसको अच्छे से करिएगा कि जब भी AQI की बात होगी उसमें कितने प्रदूषक शामिल है। तो भू स्तरीय ओजोन की बात होती है, जो लेयर, जो ओजोन का लेयर जो नीचे हो जाता है उस पर भू स्तरीय ओजोन एक प्रदूषक के तौर पर होगा। लेड सीसा की जांच होती है, PM10, PM2.5 जो माइक्रोन में बात होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया, इसकी चर्चा होती है जिसमें 8 प्रदूषक महत्वपूर्ण AI के महत्वपूर्ण प्रदूषक में। उसके बाद देखिए भूस्तरीय ओजोन और एयरबोर्न जो पार्टिकल से दो ऐसे प्रदूषक है जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है ना ओजोन जब हम बात करते हैं ऊपरी लेयर पर 30 किलोमीटर के आसपास के ऊपरी लेयर की बात करते हैं जिससे हमें पैराबैंगनी किरणों को रोकता है, वो महत्वपूर्ण है हमारे देश के, हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक परत के तौर पर काम करता है। पर वही जब ओजोन हमारे धरातलीय स्तर पर आ जाता है, टिक जाता है, वो क्या होता है हमारे लिए खतरा पैदा करता है। एयरबोर्न पार्टिकल्स जो हम बात करते हैं PM2.5 PM जो पार्टिकल है वो 10, वो दोनों क्या है प्रदूषक जो सबसे बड़ा खतरा है। चलिए आगे बात की जाएगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पहल कौन कौन सी की गई। तो ध्यान रखिए वायु गुणवत्ता सूचकांक किया गया है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 महत्वपूर्ण प्रदूषकों की बात करता है, जो अभी मैंने चर्चा किया लास्ट स्लाइड में। इसको ध्यान रखना है। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली जिसे हम लोग सफ़र बोलते हैं। सफ़र क्या है? सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च कहा जाता है इसमें, जिसमें सफ़र विभिन्न मानकों को तय करता है, विभिन्न प्रदूषकों को शामिल करता है। वो अगले स्लाइड में मैं कवर करूंगा। फिर ग्रैंड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली क्षेत्र में लागू किया जाता है। ऐसे ही क्षेत्र आपको अन्य राज्यों में भी अप्लाई किए जाने चाहिए। वाहनों से होने वाले प्रदूषण कम करने के लिए BS जो 6 उत्सर्जन मापदंड है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, ऑड इवन स्कीम है, आपातकालीन उपाय के लिए दिल्ली में अपनाए जाते हैं। ऐसे ही अन्य राज्यों में अपनाए जा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए देश में वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक लागू किया गया, सफर प्रोग्राम को लागू किया गया, ग्रैंड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू किया गया है। वाहनों में प्रदूषण कम करने के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से आपको अपनाया गया, जिसमें देश के तौर पर हम इंजनों में BS6 इंजन मापदंड के इंजन उपयोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए कमेंट बताइएगा। जैसे ही वायु गुणवत्ता की पंचामृत योजना की बात होती है, पंचामृत योजना वो क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पर मैं लगातार बात करता हूँ और ये दम याद होना चाहिए आपको। जो COP26 में जो ग्लासगो में किया गया था, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व को बताया गया कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, जो किसी न किसी रूप से हर तरीके से आपको यह याद होना चाहिए। तो चलिए फटाफट बताइएगा। उसके अतिरिक्त हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाया गया है, जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में आपको डैशबोर्ड पर दिखता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जाता है। उसके बाद NAQMP के तहत सभी स्थानों पर नियमित निगरानी के लिए 4 वायु प्रदूषकों अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM10 और PM2.5 की पहचान की जाती है, जो इसके तहत आपको डैशबोर्ड के तहत दिखाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड कितना मात्रा आ गया है आपके वायु प्रदूषण में, फिर NO2 कितना है, PM10 कितना है, 2.5 कितना है। ये सब वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नया आयोग बनाया गया। पराली जलाने के क्रम को कम करने के टर्बो हैफी सीडर को डेवलप किया गया, जो मशीन खरीदने हेतु किसानों को सब्सिडी इसके तहत दिया जा रहा है। ये सब काम किए जा रहे हैं और भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। भारत सरकार द्वारा 2026 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को तहत आने वाले शहरों के लिए जो सांद्रता है PM10 की बात होती है, PM2.5 की बात होती है, उसे 40% कम करके नवीन लक्ष्य निर्धारित करने की बात कर रहा है। अर्थात 2024 तक इसे 20 से 30% कमी करने का बात करता है। ध्यान रखिएगा, यह सब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अतिरिक्त लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लोग जो स्वयं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कि क्या समस्या है, देखिए
आप स्वयं महसूस करिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति है ना लग्जरी लाइफ जीने के लिए उत्सुक है। उसके लिए हर वो काम कर रहा है, एक्स्ट्रा इंजन दहन कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का दहन कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या, तो किसी न किसी रूप से पर्यावरण पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। तो लोग क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि ईंधन है ना, ईंधन किसी न किसी रूप से कम होगा। तो कम होगा तो CO2 की मात्रा कम आपको वायु में जाएगी, SO2 की मात्रा, NO2 की मात्रा कम जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा को और भी बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे कि क्या है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। देखिए आज का पेपर है ना, आपको PT मेंस इंटरव्यू तीनों जगह काम देगा, इसलिए अच्छे से इसको कवर कर लीजिए। बार बार मैं इस पर न्यूज़ एनालिसिस करता हूं, इसलिए आपको अच्छे से देख लेना है। अब देखिए, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2019 में क्या किया गया था, इस राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसकी भारत में समयबद्ध कमी के लक्ष्य को वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया गया था कि हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि अगले 5 वर्ष तक, अर्थात 2019 से लेकर हम 24 तक क्या करेंगे, भारी व्यास वाला था, हम PM माइक्रो 10 माइक्रोमीटर वाले, उससे कम PM10 कण वाले पदार्थ को क्या करेंगे कि महीन कम 2.5 माइक्रोस के कम वाले PM2.5 जिसे कहते हैं, सकेंद्रक को कम से कम 20% की कटौती करेंगे। कितने प्रतिशत की कटौती करेंगे, 20% की कटौती करेंगे, जिसका आधार वर्ष 2017 रखा गया। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसे अच्छे से। अब है इस कार्यक्रम का 132 गैर प्राप्ति वाले शहरों को शामिल किया गया, जिसकी पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया गया। अब इसके तहत नोट याद रखिएगा, गैर प्राप्ति शहर जिसे नन अटेनमेंट सिटीज़ कहते हैं, के तहत 5 वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं। तो यह एक डाटा आया जिसे आप लोग को याद रखना है। फिर NAAQS जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, जिसमें प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 याद रखिएगा, तहत आपको अधिसूचित किया गया। इसमें आपको प्रदूषकों की सूची दी गई, जिसमें PM10 शामिल है, PM2.5 शामिल है, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, पायरेन, आर्सेनिक और निकेल। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न पूछा गया है UPSC में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पूछा जाएगा NAAQS के तहत कौन कौन से प्रदूषक को सूची में शामिल किया गया है। इसमें से आपको सूची का एक तत्व गायब रहेगा। आप जाकर देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे हम बात करें। देखिए, वायु गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली, जिसे सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर कहते हैं, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा बनाया गया, जारी किया, जो महानगरों में क्या करता है कि किसी स्थान पर, विशिष्ट स्थान पर समग्र प्रदूषण स्तर को और वायु गुणवत्ता के मापने वाले शुरू किए राष्ट्रीय पहल है, जो आपको किसी एक खास स्थान पर विशिष्ट दिखाया जाता है, किन्हीं शहरों का, जैसे आपको दिल्ली में, बेंगलुरु में, कलकत्ता, जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहाँ पर, पटना, भोपाल, इस प्रकार के शहरों हैं जहाँ पर आपको एक जगह पर दिखाया जाएगा इस सफ़र योजना। एक डैशबोर्ड लगा रहेगा, उस डैशबोर्ड पर आपको दिखाया कितना यहाँ पर आपको प्रदूषक है। यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया, जो एक स्वदेशी प्रणाली पर विकसित है, और इसका संचालन भारत मौसम विभाग के द्वारा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिए, इसके तहत किन प्रदूषकों की निगरानी कर दी, यह भी UPSC के प्रश्न में आपको पूछा गया और BPSC में भी इससे प्रश्न पूछा गया है। अब है कि ध्यान रखिएगा, इसमें P2.5 PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, ट्यूलिन, जाइलिन और मरकरी इसमें शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार के तत्वों, प्रदूषक तत्वों को शामिल किया जाता है। इसमें देखिए, जो प्रोग्राम के तहत जो लागू किया जाता है, देखिए इसमें सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। आप देख सकते हैं, हेल्थ एडवाइजर को दिया जाता है, सिटी पॉल्यूशन मैप दिया जाता है, UV इंडेक्स स्किन एडवाइजरी जारी किया जाता है, वेब पोर्टल पर दिया जाता है, ईमेल द्वारा अलर्ट किया जाता है, SMS अलर्ट किया जा सकता है, डिजिटल डिस्प्ले इसमें बनाया जाता है, IVRS कराया जाता है, जिसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सर्विस के साथ, प्रोडक्ट के साथ, और TV रेडियो के साथ इसे कनेक्ट करके हम इसको देश राष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रकाशित करते, क्षेत्र स्तर पर प्रकाशित कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात की जाएगी तो इन सारी योजनाओं के तहत पीछे सरकार का यही मकसद होता है कि
स्वच्छता को बेहतर किया जा सके, प्रदूषण को कम किया जा सके, और जो हम अपने दैनिक जीवन में जो काम कर रहे हैं जिससे अति भार बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके। वो किसी प्रकार का अति भार हो सकता है। सड़कों पर गाड़ियों को कम करने का प्रयास, इसलिए देखेंगे 15 साल से अधिक गाड़ियों को क्या किया जाए, ग्रेवेज बना दिया जा रहा है। आप नई नीति के तहत देख सकते, जो व्हीकल नीति लाई गई उसमें आपको बताया गया है कि हम इन प्रकार के वाहनों को क्या करें, ग्रेवेज बनाएंगे, उसे रखेंगे और उसे चलने, रोड पर नहीं चलने दिया जाए। आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स हर बार जांच करानी होगी। तो इस प्रकार से सरकार, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकारों की जब भी बात की जाती है उससे पहले मौलिक कर्तव्य आपको स्वयं के स्तर पर आपको जताने होंगे। व्यक्ति विशेष को भी सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट है माइक्रो प्लास्टिक जो है मैदानी इलाकों के लिए खतरा है। अब देखिए गोवा स्थित जो CSIR संस्था है, उसने राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का गंगा और यमुना का एक अध्ययन किया, जिसमें यह बताया कि माइक्रो प्लास्टिक जो छोटे छोटे कण हैं प्लास्टिकों के, वो क्या सबसे अधिक प्रचुरता से हरिद्वार में पाई गई, जबसे सबसे कम पटना में पाई गई है। तो यह क्यों पाया गया, इस तथ्य की जांच किया। और ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, मानवीय व्यवहार इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मानवीय व्यवहार इम्पॉर्टेंट है। इसे समझने की आवश्यकता है कि मानवीय व्यवहार जब हम बेहतर रहते, पॉजिटिव रहते, तो सरकार जो भी नीतियाँ लाती है ना, सरकार नीतियाँ लाती है, उसकी सफलता का दर बढ़ जाता है, सफलता का दर बढ़ जाता है। अब नेगेटिव रहे व्यवहार तो सरकार कितनी भी नीतियाँ ला दे तो वो क्या होगे, असफल ही होता है, या तो कम सफलता उसे प्राप्त होती है। जैसे आप स्वच्छता कार्यक्रम की बात करते हैं, स्वच्छता कार्यक्रम की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं इसमें क्या हुआ, सरकार भी काम की, बेहतर काम की, और व्यक्ति विशेष भी मिलकर इस पर काम किया, समूह भी मिलकर काम किया। तो स्वच्छता आज पहले जो हुआ करती थी 14 से पहले, स्वच्छता का स्तर क्या आप नहीं देखते? हर जगह इसको महसूस करते होंगे। रोड गलियारे में आप जाके देखिए, आने वाले समय में और भी बेहतर होगा। तो व्यक्ति विशेष का इम्पोर्टेंट हो जाता है, संगठनों का इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस प्रकार आप व्यवहार करते हैं, ताकि सरकार जो भी कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर हो, उसका आउटपुट अधिक मिल सके। पर यहाँ पर देखने को मिलता है जो हरिद्वार क्या है, आप जानते होंगे, हरिद्वार हिंदुओं का एक पवित्र स्थल माना जाता है, जहाँ पर लोग जाते हैं। और भी शहर जो गंगा और यमुना के किनारे बसे हुए शहर, वहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के करते हैं। ऐसा नहीं कि देखिए हिंदू रीति रिवाज करने की मना है, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे पता है रीति रिवाज की बात क्या होती है, भावनाएं क्या होती है, पर उसके साथ दायित्व भी आपके साथ में चलती है ना। तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं प्लास्टिक या इस प्रकार के तत्व समुद्री आपको गंगा किनारे फेंक देते हैं हरिद्वार में, तो आपको देखने को मिलता है उसके भी वही प्लास्टिक धीरे धीरे इतना छोटा छोटा कण में विभक्त हो जाता है, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक के तौर पर देखते हैं, माइक्रो प्लास्टिक के तौर पर देखते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसे हम नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते, और वो जल में, भूमि में, आपके खाद्य पदार्थों में वो शामिल हो जाता है। यहाँ तक कि आप वो धीरे धीरे आपके खाद्य पदार्थों में जब शामिल हो जाता है तो आपके शरीर में शामिल हो जाता है, और यह अनेक घातक बीमारियों को आरंभ कर देता है। अब ध्यान रखिए, इसी के बारे में चर्चा होती है। शोधकर्ता ने क्या बोला है कि माइक्रो प्लास्टिक जल स्रोतों को पहुंचाने में रोका जा सके तो हम बेहतर काम कर सके। मैक्रो और माइक्रो प्लास्टिक एक व्यापक मूल्यांकन है, मौसमी, स्नातिक और जोखिम कारकों से अनावरण शीर्षक जर्नल ऑफ हैजर्ड मटेरियल्स में से प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कहाँ प्रकाशित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसे अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा नोट्स बनाते वक्त, ताकि आप एग्जाम में इसे बेहतर से लिख पाए। अब यह राष्ट्रीय समुद्री संस्थान जो है, प्रमुख विज्ञानी जो महुआ साहा हैं, उनके द्वारा टीम नेतृत्व किया, अध्ययन किया, माइक्रो प्लास्टिक का पता लगाया, और यह कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं उच्च माइक्रो प्लास्टिक, उच्च जोखिम वाले पॉलीमर सिंधु नदी मैदान इलाके में पाया गया खतरा पैदा करता है। माइक्रो प्लास्टिक सबसे अधिक प्रचुरता हरिद्वार में देखने को मिला, सबसे कम पटना में देखने को मिला, और ये सब आंकड़े दिए गए हैं। और सिंधु और गंगा मैदानी इलाकों में ध्यान रखिएगा, यह मैदान जिसे उत्तरी मैदान और के क्षेत्र और उत्तर भारतीय आपको नदी क्षेत्र कहा जाता है, एक विशाल उपजाऊ मैदानी इलाका कहा जाता है। इसे अधिकांश भाग भारत के अधिकांश भाग है, पाकिस्तान के सर्वाधिक आबादी वाले भूभाग है, दक्षिणी नेपाली कुछ भाग इसमें शामिल किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इसके तहत मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप में दिया गया है, जो ये बेल्ट है ना, यह बेल्ट देख रहे हैं,
पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है। तो यह क्षेत्र बहुत विस्तृत क्षेत्र है, जो गंगा और सिंधु की जो मैदानी इलाके हैं, पूरे लंबे एक विस्तृत क्षेत्र के तौर पर अगर यह किसी भी प्रकार से प्रभावित होगा ना, तो मानवीय बसावट क्या होगा, प्रभावित होगा। उसके साथ जीव जंतु भी प्रभावित होंगे, जो भी इकोसिस्टम है वो प्रभावित होगा, इकोसिस्टम जो भी होगा वो भी प्रभावित होगा। तो यह वैश्विक तरीके से क्या प्रभाव छोड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अगर ये व्यापक स्तर पर आ जाएगा तो लोगों की आय में कमी होगी, क्योंकि उत्पादन कम हो जाएगा इन क्षेत्रों में। आय में कमी होगी तो रोजगार में भी कमी होगी, क्योंकि रोजगार क्रिएट नहीं कर पाएगा उद्योग क्षेत्र, उद्योग जो भी प्राइवेट पार्टियां लगी हुई हैं वो उद्योग ही नहीं, क्योंकि डिमांड ही नहीं हो तो कैसे आप रोजगार क्रिएट कर पाएंगे। तो देश में कहीं ना कहीं क्या होगा, देश के स्तर में आय का सृजन नहीं हो पाएगा, तो फिर लोगों को प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी। तो यह कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सोच के देखिए। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका जस्ट वायरस लगा दी इन देशों में, अगर इसकी बात की जाए, अगर हम बेहतर उत्पादन कर पा रहे हैं तो क्या होता है, उत्पादन कर रहे हैं तो आय अधिक होगी, लोगों के पास आय अधिक होगी। तो मैंने फिर एक सर्किल बता रखा है पहले से आप लोग को, जैसे ही आय अधिक होगी तो मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो डिमांड क्रिएट होगा तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, IDM प्रोसेस फिर से लागू हो जाएगा। इसे याद रखना आप लोग, तो इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना है किसी न्यूज़ को। अब चलिए, आपको यह संपादकीय में जो शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है, इसे हम लोग देखते हैं। अभी हाल ही में मैंने आप लोग को एक न्यूज़ कवर किया था, रोबोट शिक्षक जिसे आइरिस बोला गया। यह महिला के बारे में मैंने आप लोग को न्यूज एनालिसिस कराया था, याद है। तो ध्यान रखिएगा, जो केरल के तिरुवनंतपुरम स्कूल में इस महिला को पेश किया गया, जिसे यह बोला जैसा ये ऐसे रोबोट है जो मानव जैसा दिखता है, ठीक है ना। तो यह मानो जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षक के तौर पर इसे लाया गया है। रोबोटिक शिक्षा JTPG का प्रयोग कर इसे गणित एवं विज्ञान जैसे विषयों के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए क्षमता विकसित की है, और 3 भाषा में बोल सकती है। इंग्लिश में बोल सकती है, इंग्लिश में, हिंदी में, और क्या है, मलयालम में ये बोल सकती है। ये 3 भाषाओं में बोल सकती है। तो इसको लेकर और भी उन्नत बनाया जा सकता है। ये सब पक्ष एक तो हो सकता है। अब 3 भाषाओं की बात कर सकने वाली AI शिक्षिका साड़ी पहन कर स्कूल पहुंचती है, तो यह बेहतर, एक तरफ से लगेगा बेहतर, बहुत ही उम्दा AI का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया ताकि हम शिक्षा को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसके 2 पक्ष है, एक पॉजिटिव पक्ष है इसका, एक नेगेटिव पक्ष है। यह बेहतर शिक्षा जगत में AI को और भी लागू कर सकती है, बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकती है। पर नेगेटिव पक्ष ये है क्या, इससे रोजगार भी छीनेगा, और भी बहुत से कारण है जिस पर मैं चर्चा करूंगा। आगे देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब होती है, विश्व में 1950 के दशक में। ध्यान रखिएगा, पर इसकी तीव्रतर विकास 1970 के बाद होता है। और बात करें नवंबर 2022 में चैट GPT कॉन्सेप्ट आया, जिसके बाद ओपन AI चैट बॉट अस्तित्व में आया, जिसमें हम कुछ बातों को रखते हैं तो मशीन AI का प्रयोग कर क्या करता है, आपको जवाब देता है। आप मान लीजिए लिखते हैं कि आइरिस क्या है, आइरिस लिखिएगा तो आइरिस के बारे में विस्तृत आपको जानकारी दे देगा। आपको कोई अलग से सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम इसका चैट GPT का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे ही मेरा नाम लेते हैं और तुरंत वहाँ पर देते हैं, मेरे बारे में जो भी सोर्स होगा इंटरनेट मीडिया पर, उससे खंगाल कर मेरे बारे में कुछ आपको लिख देगा। अगर युक्ति AI इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे तो आपको युक्ति AI इसके बारे में बहुत सी जानकारी वो दे सकता है। यही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का प्रयोग कर क्रांतिकारी प्रभाव लाया गया, और ये सब चीज़ें देखी गई। पर ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से चैट जो GPT है, इसके माध्यम से उच्च स्तरीय एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग का प्रयोग कर उसके प्रश्नों का उत्तर मानव एवं उसके सभी कार्यों को सरल और सहज तो बना देते हैं, पर इसके साथ ध्यान रखिएगा, पूर्ण करने के लिए उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, अर्थात इनकी बुद्धि आपको डेवलप करनी। अब इसके माध्यम से रोबोट के साथ संयुक्त करके कृत्रिम शिक्षिका अस्तित्व में लाया गया। यहाँ पे एक विचारणीय प्रश्न उठता है कि शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम मेधा का प्रयोग कहाँ तक उचित है, अर्थात जो भी हम AI का प्रयोग कर रहे हैं तो शिक्षा में उसका प्रयोग किस स्तर तक होगा, किस सीमा तक होगा, इसे कैसे तय किया जाएगा, किस सीमा तक होगा, कैसे यह तय किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।
कि हम बेहतर की बात तो करते हैं, तो बेहतर करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को परिवर्तित करना पड़ेगा। हम कुछ दिनों पहले इंग्लैंड में एक स्कूल में एआई चैटबॉट प्रिंसिपल हेड टीचर बनाया गया और विद्यार्थियों को एआई आधारित पर्सनल असिस्टेंट दिए गए। अब एक रिसर्च किया गया जिसमें इंग्लैंड के एक स्कूल में ऐसे जिसमें एआई चैटबॉट प्रिंसिपल बनाया गया एआई चैटबॉट को, तो उसके साथ साथ बच्चों को विद्यार्थियों को क्या गया एआई आधारित पर्सनल असिस्टेंट दिया गया कि हम इस रिसर्च को करेंगे। उस रिसर्च में देखिए ध्यान रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम मेधा का समावेश आखिरकार किस सीमा तक उचित है। क्या किसी विद्यालय अथवा महाविद्यालय के पूर्णतः कृत्रिम मेधा से लेस रोबोट शिक्षकों को हवाले किया जाए, यहाँ तक हम कर दें ताकि हम और भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसा कदम उठाकर क्या विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चिंता मुक्त हुआ जा सकता है? चलो एक रोबोट के हवाले कर दिया जाए और क्या किया जाए, हम चिंता मुक्त हो जाए। तो यह चीज़ें आपको प्रश्नगत करेगी। अब इन प्रश्नों के उत्तर में अगर हम गहन वैचारिक मंथन करें तो उनका उत्तर नकारात्मक ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि मानवीय व्यवहार के संदर्भ में प्रश्न हमेशा खड़े रहेंगे कि मानवीय स्वरूप कैसे प्राप्त कर सकेगा। अगर बच्चा को हम दे देते हैं तो बच्चे केवल शिक्षा स्कूल में नहीं प्राप्त करते, वो केवल प्रशासनिक रूप से ही चीज़ों को नहीं सीखते हैं जो स्कूल में सिखाया जाता है। शैक्षणिक क्रिया गतिविधि ही नहीं करते हैं, खेल और प्रबंधन की बात नहीं करते, वो साथ साथ सामाजिक बनने का भी प्रयास करते हैं। तो सामाजिक बनने का प्रयास रोबोट कैसे कराएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्लियर हो गया? इस चीज़ को समझिएगा, आगे बात करते हैं। अब है कि जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग आधारित रोबोट जो शिक्षक महज एक उच्च कोटि की एल्गोरिदम और सूचनाओं का उच्च भंडारण क्षमता से युक्त मशीन है, न कि मानवीय शरीर जैसा आपको व्यवहार करने वाली प्रवृत्ति उसमें होगी। हम ठंड में कैसे रहते हैं, ठंड के तौर तरीके से अपना व्यवहार चेंज करते हैं, गर्मी में गर्मी के तरीके से अपना व्यवहार चेंज करते हैं, बारिश में बारिश के तरीके से, या किसी मौसम परिवर्तन में हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार को चेंज करते हैं ना। किसी व्यक्ति विशेष से मिलने पर हम अपने व्यवहार आचरण का परिवर्तन करते हैं। किसी संगठन में, किसी भी ऐसे स्थान में जहाँ पर हम मानवीय व्यवहार उत्पन्न कर सकते हैं, क्या रोबोट ऐसा कर सकेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद प्रश्नों का उत्तर तो कदाचित दे सकती है, किंतु जिन जिज्ञासाओं और रचनात्मकताओं की होगी तब उसे निश्चित तौर पर औंधे में गिरना पड़ेगा। अब मान लीजिए जिज्ञासा कैसे क्रिएट कर सकते, मान लीजिए किसी बच्चे को शिक्षक पढ़ा रहा है तो जिज्ञासा कैसे क्रिएट कर पाएगा, यह भी एक समस्या है। कि अगर हम इस प्रकार का लेस कर दें, एक चैट जीपीटी वाला और एक पर्सनल असिस्टेंट दे दें बच्चों को सिखाने के लिए, तो जिज्ञासा और रचनात्मक कैसे वो सिखाएगा, ये भी एक समस्या और एक चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रश्नगत कर सकते हैं। वजह स्पष्ट है, स्मृति क्षमता और तर्क शक्ति जमीन के असमान अंतर को स्पष्ट करती है, परंतु एआई रोबोट के तौर पर क्या करता है, यह लेख जो बताएगा बहुत बेहतर ढंग से समझने वाली बात है कि हम टेक्निक की बात करते हैं, वो होना चाहिए एआई आधारित संरचना होनी चाहिए, ठीक है ना। पर उसकी सीमा कहाँ तक होगी, यह इम्पोर्टेंट, सीमा क्या होगी यह आपको है ना तय करनी होगी। हम तय करेंगे तभी जाके चीज़ों, वो हर जगह एआई का प्रयोग किया जा सकता है। अब मानो बच्चा क्या होता है, मानो का जो बच्चा होता है वो कोरा कागज़ होता है। अब कोरा कागज़ को हम मानवीय व्यवहार में अगर आके तो ध्यान रखिएगा उसका पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी मैंने कुछ चीज़ों को अभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, अंगद का एक प्रकरण था जिसमें मैंने लगाया था कि अंगद के पिता को मार दिया गया, फिर भी अंगद के पिता को मारे जाने पर जो पिता थे उनको राम के हवाले अंगद को करते हैं। तो वह भावना जो है, वो भावना कैसे क्रिएट कर पाएगा ये आई सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम लेखों से, हम प्रवक्तों से चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हम चीज़ों को आने वाले समय की चीज़ों के आधार पर हम समस्यागत समाधान ढूंढ सकते हैं। पर एआई तकनीक का प्रयोग वर्ष 2030 तक 30 करोड़ नौकरियां खत्म कर देगी, या डाटा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में दी गई टिप्पणी यह कहती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक क्रांति है जो हमारी उत्पादकता, वैश्विक आय, विकास बढ़ाएगी, किंतु तकनीकी क्रांति नई नौकरियों को नील जाएगा, तो असमानता की खाई भी अधिक बढ़ेगी। तो यह कहीं समस्या उत्पन्न होगी रोजगार के संदर्भ में यह समस्या उत्पन्न होगी। तो इसको लेकर कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा समस्या होगा। कल वही मानो जो एआई आज बना रहा है, कल वही मानो क्या करेगा। देखिए इसका भी मैं
पूर्णतः नहीं समर्थन करता हूँ, पर आंशिक समर्थन तो किया जा सकता है ना। इससे रोजगार, नौकरियां समाप्त होगी, 30 करोड़ नौकरियां समाप्त होगी। हाँ, इसके आधार पर एआई के और भी विकल्प खुलेंगे, पर ये जो वर्तमान से परंपरागत जो नौकरियां हैं वो कैसे समाप्त हो जाए, तो वो लोग, जो लोग इससे आश्रित है, 30 करोड़ लोग, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो क्या हम इसके लिए कौशल प्रबंधन का प्रयोग कर रहे हैं? कौशल प्रबंधन का प्रयोग कर रहे हैं, जो ये 30 करोड़ नौकरियों को हम विकल्प दे पा रहे हैं? यह सबसे बड़ी समस्या होगी। तो यह भी आपको चिंता का विषय होगा। इन सभी रिपोर्टों का मतलब यह है कि क्या क्या मतलब, क्या भविष्य के शिक्षक अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, उन्हें प्रतिस्पर्धा करने वाली निर्जीव मशीन ले लेगी? यह सब बातें, ऐसी संभावना, अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मशीन शिक्षकों का कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, केवल अपने अंदर लगाई गई बैटरी को चार्जिंग करना होगा। इससे संसाधन बचेंगे, ये के उपाय आपको बताया जा रहा है। पर उसके साथ साथ क्या करेगा, ये समस्या क्रिएट करेगा। इससे 30 करोड़ नौकरियों के साथ साथ परिवार भी है। मान लीजिए आपको प्रत्येक परिवार में 5 ही लोग को औसतन गिना जाए, तो क्या है कि 150 करोड़ इससे प्रभावित होंगे। तो अभी भारत जैसी जनसंख्या प्रभावित होगी। अगर विश्व की हम बात करें तो यह कहीं ना कहीं मानव संसाधन का ह्रास करेगी। ये सब चीज़ें आपको देखने की आवश्यकता होगी। दूसरी तरफ बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा शिक्षकों के वेतन पर खर्च होता है। दूसरा बिंदु यह है कि मानव शिक्षक द्वारा समय समय पर अपनी विभिन्न मांगों को प्रस्तुत किया जाता है। तो यह भी कहीं होगा कि जब इस प्रकार के हम लिए आते हैं तो यह जो वेतन और खर्च पर जो राजकोषीय घाटा आता है वो कम हो सकता है। यह एक पक्ष बताया जा रहा है, पर इसके साथ साथ अन्य भी विकल्प आपको ध्यान में रखने होंगे। अब तकनीकी तौर पर हम बात करें तो सदैव ही दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। वरदान या अभिशाप। तो हम किस रूप से इसे प्रस्तुत करेंगे, किस रूप से देखेंगे, यह सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। क्लियर है? अब है कि शिक्षकों के मशीन और ये सब गंभीर समस्या, बेरोजगारी, शिक्षकों विद्यार्थियों की सहायता, ये आधारित सहायक प्रबंधन, ये सब बातें आपको लगातार मैं पहले भी बता चुका। अच्छे बुरे की पहचान, ज्ञानवर्धन, विषय आधारित अध्ययन, ये सब चर्चाएं होती रहेंगी। कुल मिलाकर बात है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात जब भी होगी तो आपको शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम की बुद्धिमत्ता का प्रयोग शिक्षा के स्वरूप और स्तर के आमूलचूल परिवर्तन तो कर सकता है, बशर्ते उसके प्रयोग के लिए बुद्धिमत्ता से किया जाए। हम विकल्प आधारित संकल्पना ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर स्कूल में इसको लागू कर दिया जाए, हर विद्यालय में से लागू कर दिया जाए। हाँ, जहाँ पर दूर दराज के क्षेत्र हैं, दूर दराज दुर्गम वाले क्षेत्र हैं, हम वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। या हम एक पाठ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, पाठ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, एक सेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चे और भी इससे चीज़ें सीख पाए। एक मानवीय व्यवहार भी चलेगा, एक रेगुलर शिक्षक भी होगा, और एक सेशन में इसे एआई के तौर पर बच्चे को सिखाने के लिए, नए नवाचार को सिखाने के लिए इसके साथ हम टाई अप कर सकते हैं। इस प्रकार के विकल्प तलाशा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो एआई का प्रयोग हम विस्तृत तरीके से कर सकते हैं। चलिए, कुछ बच्चे ध्यान रखेंगे जो भी युक्ति आई इस पर के प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो आज खास निर्देश देखिएगा। आपको लगातार क्या करना है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम करना है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग लेना है। अब इसे क्या करना है, आपको नेसेसरी समझिए। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ जो चलाया जा रहा है, जिनको इच्छा है अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, तो वो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। दूसरा, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम दो तरीके के चलाए जाते हैं, एक हिंदी न्यूज़पेपर का, एक आपको सब्जेक्ट वाले, जो भी मान लीजिए बीपीएससी का हो बीपीएससी का चलेगा, यूपीएससी का तो यूपीएससी का चलेगा, यूपी पीसीएस है तो यूपी पीसीएस का चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जिनको अपना सहूलियत के अनुसार मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब मेंस आंसर राइटिंग करना है, अंतिम सफलता प्राप्त करना है, जिनको अंतिम सफलता प्राप्त करनी है, जिनको अपना फाइनल लिस्ट में जिनको नाम लेना है वो ज़रूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं करना तो हवाबाजियाँ बहुत लोग करते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, पर रिजल्ट होने का आधार कैसे, जैसे आप शिखा जी का उदाहरण ले सकते हैं, विकास का उदाहरण ले सकते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट कितना हुआ आप स्वयं देख सकते हैं। और भी स्टूडेंट है जो करते हैं, कभी 2 दिन करेंगे, 4 दिन छोड़े रहेंगे, 1 सप्ताह छोड़े रहेंगे। एक्सक्यूज़ नहीं देना है, एक्सक्यूज़ दीजिएगा समस्या आप में होगी, मुझ में क्या समस्या होंगी, समस्या आप में होगी। आप समझिएगा कि आपके सिलेक्शन का जो दर है वो कम हो जाएगा, नेगेटिविटी बातें ज़्यादा हो जाएंगी और आप दबाव महसूस करेंगे, हमेशा दबाव में रहेंगे। वो पीटी के लेवल पर, मेंस के लेवल पर और इंटरव्यू के लेवल पर, किसी भी स्तर पर जाइए दबाव में ही रहिएगा।
इसलिए इस दबाव को समाप्त कीजिए। आपको एनसीईआरटी टेस्ट चल रहा है, इसमें भाग ले सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा। एनसीईआरटी टेस्ट चल रहा है, आप इसमें भाग लीजिए। बीपीएससी मेंस, बीपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें भी भाग ले सकते हैं। बीपीएससी बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलने वाला है, वो आज शेड्यूल आपको जारी कर दिया जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा। आप इस सब में भाग ले सकते हैं, यूपीआई इसको सपोर्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर एमसीक्यू चलता है, आप कमलेश सर को सपोर्ट कीजिए। एमसीक्यू सीरीज चलता है, आप उसमें भाग लीजिए, उसको फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भाग ले सकते हैं। और सपोर्ट कीजिए यूपीआई इसको, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। देखिए जितनी क्षमता हम लोग में है उतना आप लोग क्या करें, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी मन करता है क्या करूं, इसे बंद कर दूं या क्या करूं। देखिए होता है कि ना, आपको टीचर से ज़्यादा आप स्टूडेंट हमें सफल बनाते हैं। अगर आपको लगता है बेहतर दिया जा रहा है, बेहतर दिया जा रहा है, तो आप हमें क्या कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो क्या होगा, लोग देखेंगे, समझेंगे बार बार। एक अगर स्टूडेंट मान ले 10 लोगों को भी शेयर कर रहा है तो 1000 स्टूडेंट, 2000 स्टूडेंट है तो मान लीजिए 10 स्टूडेंट कितना, 20,000 तुरंत हो जाएगा, 20K तुरंत हो जाए। पर कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, स्वयं से आकलन कीजिएगा। क्या यह स्थिति है जहाँ पर आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं? अगर प्रत्येक व्यक्ति 10 स्टूडेंट को भी शेयर कर रहा है तो क्या इसका लाभ हमें मिल पा रहा है? आप सोच के देखिएगा। इससे अधिक और भी जितनी टीम जितनी बड़ी होगी ना, आपको उतना बेहतर संसाधन मिलेगा। ठीक है ना। अभी मैं जो 699 आपसे ले रहा हूँ, अगर टीम बड़ी हो जाती है, लोग बड़े हो जाते, यही मैं 99 रुपया कर दूंगा हर चीज़ का। केवल 99 में कोई भी कोर्स पढ़िए, वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस का हो, ये सब मैं कर सकता हूँ, मैं इतना क्षमता डेवलप कर सकता हूँ। बस उसके लिए अभी शुरुआती जो चीज़ें हैं, मुझे वो क्या होना पड़ेगा, उसके लिए टीम बनानी पड़ेगी। तो टीम बनाने के लिए आप शुरुआती फेज में आप स्टूडेंट हमारी मदद करें। ठीक है ना। आप शेयर कीजिए, अपने अपने स्तर पर शेयर कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको लाभ देगा आने वाले समय में। चलिए फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीआईएस को। धन्यवाद।